हमारे एपिसोड की शुरुआत सुबाकी से होती है जो कि अकाने को कॉल करती है, पर यामादा बिजी होने की वजह से उसकी कॉल नहीं उठाता। ओकामोटो इस पर बोलने लगता है। यामादा हमें जरूर बताता है कि वो बिजी है या नहीं, वो इस तरह के काम नहीं करता। मुझे तो लगता है वो किसी लड़की के साथ डेट पे है। पर यहाँ पे सुबाकी उसके बात से एग्री ना करते हुए बोलती है वो ऐसा लड़का नहीं है। तो ओकामोटो कहीं ना कहीं पे इस बात से एग्री करता है और कहीं ना कहीं पे डिसएग्री भी, और वो उसे याद दिलवाते हुए कहता है मत भूलो जब उसे उस लड़की की कॉल आई थी वो थोड़ा सा सीरियस हो गया था। मुझे लगता है तुम्हें उससे अपनी दिल की बात बता देनी चाहिए इससे पहले कोई दूसरी लड़की उससे तुमसे ले जाए। और ये बात सुबाकी को भी कहीं ना कहीं मालूम होती है और वो उससे पहले ही अंदर से दौड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू बढ़ाते हैं और वो अब अपने मन में सोचने लगती है मुझे मालूम है इन्हीं दिनों में वो किसी से मिलेगा। और ये कहते हुए सुबाकी को अपना पास्ट याद आ रहा होता है जहाँ पे वो पहली बार यामादा के पास आके बोलने लगती है। यामादा क्या तुम्हें याद है मैंने कल रात ही तुम्हारे साथ FPS गेम में खेला था। और वो उसके स्किल देख के कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वो गेम सिखाओ। अब इसी तरह सुबाकी उसके घर भी आया जाया करती थी। और सुबाकी जब यामादा के घर में होती तो घंटे गुजर जाया करते। शुरू में तो सुबाकी को ये लग रहा होता है कि शायद से ही कोई हैक इस्तेमाल करता है, पर अपनी आंखों से देखने के बाद उसे यकीन हो जाता है। और अब जब सुबाकी यामादा को अपने आंखों के सामने खेलता हुआ देखती है वो चौंक के रह जाती है। FPS गेम वगैरह में इसके स्किल आखिर किस कदर हाई है। वो उसे यहाँ तक ये भी कहती है कि तुम्हें तो प्रोफेशनल लेवल पे खेलना चाहिए। यही पे अब सुबाकी अपने मन में बोल रही होती है मुझे पूरा यकीन है जिस तरह से एक रोज मैं तुमसे मिली इस तरह तुम किसी से मिलोगे। वो ये जैसे तैसे कह रही होती है। हमें यामादा और अकाने के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पे यामादा अकाने को कैरी करते करते उसके अपार्टमेंट में ले आता है। हमें फिर से सुबाकी के बारे में दिखाया जाता है जो कि अभी भी यामादा के बारे में सोच रही होती है। यामादा जो कि काफी ज्यादा हैंडसम होता था, हर लड़की उससे कन्फेस करती रहती थी या फिर लड़कियां उसके पीठ पीछे बस उसकी ही बातें करती रहती है। और यहाँ तक कुछ लड़कियां तो ये भी बातें करती होती है कि यामादा को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। अब खुद सोचो जब एक बंदे को लड़की में इंटरेस्ट नहीं होगा तो किस में होगा। तो हाँ यार यही बातें सुनने के बाद इसी तरह सुबाकी जब यामादा के साथ बैठी हुई होती है तो वो उससे बोलने लगती है तुम सेकेंड ईयर में पहुंच चुके हो और तुम्हारे पास अभी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जिसकी वजह से कुछ अजीबो गरीब अफवाहें फैली है कि तुम्हें शायद लड़कियां पसंद ही नहीं है। तो बाकी उससे बताती है यही अफवाहें सुन के मुझे अब तुमसे तो हमदर्दी होने लगी है। तो बाकी यहाँ पे उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें किसी टाइप की तो लड़की पसंद होगी ना। तो यामादा ये सुनते सारी एक लंबी सी सांस बाहर निकालते हुए बोलने लगता है नहीं मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। यूं ही यामादा की थोड़ी देर खामोश होने के बाद वो फिर बोलता है याद आया बहुत साल पहले एक लड़की मुझे पसंद किया करती थी जबकि लोग उससे बहुत जालिमाना तरीके से बुली करते थे। और आखिरकार तंग आके उसने स्कूल आना ही छोड़ दिया। जबकि मैं उसके घर की करीबी में रहा करता था तो टीचर मुझे हैंडआउट्स उसके घर में भिजवाने के लिए देते थे। तो इस तरह से हम दोस्त बनते जा रहे थे। और जिस दिन मैं ना होता था और वो स्कूल आती थी जैसे कि वो यहाँ से बिलोंग ही नहीं करते, इस वजह के कारण मैं उसके जितना हो सका उसके करीब रहने लगा। और फिर उसने मुझसे एक वादा करवाने की कोशिश की। उसने मुझसे कहा कि वादा करो हम दोनों इसी तरह एक साथ रहेंगे जब हम बड़े भी हो जाएंगे। इसके जवाब में मैंने उस वादे को ठुकरा दिया और उसने कहा कि मैं तुमसे ये वादा नहीं कर सकता। यहाँ पे सुबाकी के दिमाग में होता है कि शायद से यामादा भी उस लड़की को पसंद करा था। तो यामादा भी बिना वक्त गवाए बगैर सुबाकी को ये बताता है जो कि उससे पूरे तरीके से हिला के रख डालती है। यामादा उससे बताने लगता है नहीं मैं इसके लिए कोई फीलिंग नहीं रखता था, बल्कि ये सब कुछ तो मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि टीचर ने मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा था। मैं इसलिए उसके करीब रहता था, सिर्फ यही वजह थी इसके लिए। और यही बात जब उस लड़की को पता चली थी उस लड़की को इस बात ने पूरे तरीके से तोड़ दिया क्योंकि शायद से यामादा ये सब कुछ अपने दिल से नहीं करा था बल्कि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया था। ये बात उस पूरे तरीके से उस गरीब लड़की को अंदर से तोड़ने लगती है, मरोड़ने लगती है, गरजने लगती है। पर उसकी बुलिंग ना रुकी और उसने अपना स्कूल ही बदल डाला आखिरकार। और जबकि मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मुझे उसकी याद आती है जब आखिरी बार मैंने उससे बात की थी उससे मैंने बहुत ज़्यादा रुलाया था। इसको याद करके मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि मैं इसकी जगह क्या दूसरा आंसर दे सकता था, क्या इसकी जगह सही आंसर क्या था। पर इस बारे में मैं जितना सोचता उतना मैं उल्टा और आंसर से दूर होता चला जाता। और ये सब कुछ मतलब क्या ही बेकार है, सर का दर्द है मेरे लिए। और यहाँ तक सुबह की उसकी ये सख्त बातें सुन के मतलब कि सर का दर्द है मेरा। बातें सुनने के बाद सुबह की डिसाइड करती है कि चाहे जो भी हो जाए जमीन आसमान एक हो जाए लेकिन इस लड़के से कभी प्यार में दीवाना मत होना, वरना पूरे तरीके से ये मेंटली यामादा तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। वही सख्त लौंडा है ये। खैर यार यही वजह से यामादा लड़कियों के बीच में अनकंफर्टेबल फील
फील करता है, यहाँ तक कभी सीधी नजर से उनकी तरफ देखा तक नहीं। तो बाकी कहने लगती है क्या उसने सर का दर्द बोला, अब तो मुझे डर भी लगने लगा है। कहानी एक बार फिर से यामादा पे जाती है, जो कि अकाने वगैरह के लिए कुछ पानी वानी और कुछ खाने की चीजें लाता है, मगर अकाने की हालत काफी खराब होती है, यहाँ तक वो पानी भी ठीक से नहीं पी सकरी होती है। यामादा को अब ज्यादा समझ में ना आती है, वो उसका हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड उठा के उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अकाने की ट्रीटमेंट वगैरह के बाद वो जब दोबारा से अपनी आंख खुलती है, वो अपने कमरे में खुद को पाती है। रात के 2 बज रहे थे और वो काफी बेहतर महसूस कर रही थी। यहीं पे उसकी नजर यामादा पे भी पड़ती है, जो कि बैठे बैठे सो गया होता है। अकाने जो कि एक सपना समझ रही होती है, उतने में यामादा की भी आंख खुलती है और उसे यूं खड़ा देख के अब यामादा बोलता है काफी बेहतर हो चुकी हो, अब तो खड़ी भी हो सक रही हो। उसकी आवाज सुनने के बाद अकाने को ये तब जाके यकीन होता है कि ये कुछ भी सपना वगैरह नहीं था। यामादा उसे बेड पे लेटने के लिए कहता है और उससे बताता है कि मुझे तुम्हारी काफी फिक्र थी, जब मैं आया तो तुम साइकिल स्टैंड के पास बेहोश खड़ी थी, पड़ी थी। इसी पल अकाने को याद आता है कि उसने जो देखा था वो ख्वाब नहीं था, बल्कि वाकई में यामादा उससे साइकिल स्टैंड पे अपनी बाहों में उठा के ले गया था। अकाने की आंखों में आंसू बढ़ाते हैं, पर उसके मन में काफी ज्यादा सवाल होते हैं कि इस जैसा शख्स आखिर मेरी क्यों परवाह करेगा, ये यहाँ पे क्यों आया, आखिर अचानक से यामादा उसके साथ इतना काइंड बिहेव क्यों कर रहा है। अकाने रोते हुए उसका शुक्रिया कहते हुए बोलती तुमने मेरी जान बचाई। तभी यामादा का पैर एक किताब पे पड़ता है। यामादा उस किताब को उठा के फिर बोलता है ओह हाँ, मेरे पास कुछ करने का था तो नहीं, तो मैंने इस किताब को पढ़ा। अकाने इस बुक को गले लगाते हुए कहने लगती है इस बुक ने मेरे ब्रेकअप के दर्द से मुझे बचाया। यामादा समझ रहा तो नहीं होता, तो अकाने उससे बोलती है तुम समझ भी नहीं पाओगे कभी। वैसे यामादा तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो लोगों को ये दर्द देते हैं। तुम फोन से रिजेक्ट कर देते हो बिना सोचे समझे लड़कियों को, जो आज तक किसी ने रिजेक्ट नहीं किया तो तुम्हें पता नहीं है, पर हाँ शायद से तुम दिल के अच्छे हो, तो शायद से उन्हें रिजेक्ट करने के बाद तुम्हें भी दर्द होता होगा। यामादा को अपने बचपन की उसी दोस्त की याद सताने लगती है और वो फिर उससे बोलता है अकाने मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना कि तुम सोचती हो। और यामादा जिस चेहरे के साथ कह होता है तो अकाने से बोलती है यही लोग मैंने अपने बॉयफ्रेंड के चेहरे पे भी देखी थी। ब्रेकअप के समय वो काफी ज्यादा दुखी था, टूट चुका था और बस किसी वजह से दुनिया से गायब होने की शायद से इच्छा रखता था। मैं उसे माफ कर चुकी हूँ, यामादा बोलता, पर उसने तुम्हें धोखा दिया। तो इस पर भी अकाने बोलने लगती है, पर मुझे इस बात की खुशी है उसने मेरे मुंह पे साफ आके बोला, ना कि मुझे झूठ बोल के मेरे पीठ पीछे किसी और को डेट करता। इसी वजह से मैंने भी उस ब्रेकअप को फौरन से अपसेट कर लिया, ताकि जब उससे मेरी यादें आए और वो पीछे मुड़ के देखे तो वो सिर्फ मेरा हंसता हुआ चेहरा पाए और उससे इस बात का थोड़ा बहुत तो बचतावा होना, उससे मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। ये सब कुछ वो एक मुस्कुराते हुए चेहरे से बोलती। उसकी ये बात सुनने के बाद भी यामादा को उसी लड़की की फिर से याद सताती है, जो कि वो भी मुस्कुराते हुए, जाते हुए, रोते हुए और एक चेहरे पर मुस्कुराहट से बोलती अलविदा। उसे पल अकाने बैठ के जब कुछ खा रही होती है तो वो यामादा की तरफ देखते हुए कहने लगती है अगर यामादा की जगह यहाँ पे कोई और होता तो मेरा तो बहुत बुरा हाल हो जाता डर के मारे। इतनी रात जो हो रही है, मैं अकाने के पैर पे नस चढ़ जाती है और वो बहुत बुरे तरीके से कुछ न कर पाती, सब दर्द से तड़प रही होती। तो यामादा ना चाहते हुए भी उसके पैर को सीधा करने में और रिलैक्स करने में मदद करता है और उतने में यामादा बहुत गजब कर तरीके से उसके वार वगैरह को भी डॉज कर रहा होता है। तब के बाद अकाने जब उसकी तरफ देखती है तो यामादा इस बार इधर उधर देखने के बजाय फौरन से उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा होता है। बस उसकी एक लुक ही काफी होती है अकाने के दिल को पिघलाने के लिए। जबकि अकाने यहाँ पे बिल्कुल अपने आप को कंफर्टेबल पाती है, जबकि उसे डर भी नहीं लग रहा। अकाने यामादा के साथ बहुत ज्यादा सेफ फील कर रही होती है। अब यामादा थोड़ा सा ही आगे होता है कि अकाने काफी ज्यादा चौंकते हुए फौरन से पीछे होती है और बाद में मालूम पड़ता है वो तो सिर्फ एक चमचा उठा रहा था जो अकाने के पैर के करीब पड़ा था। अकाने काफी ज्यादा ब्लश करते हुए कहने लगती है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तरफ यूं मत देखो। और में यामादा भी यहाँ पे हंसने लगता है। सुबह सवेरे अकाने के घर से यामादा स्कूल के लिए जाने लगता है। अकाने को बुरा लग रहा होता है कि उसकी वजह से वो पूरी रात नहीं सोया और अब सीधा स्कूल को जा रहा है, पर किसी वजह से अकाने का जिस्म उसकी तरफ खुद जैसे कि बढ़ा हो। एक बार तो काफी क्लोजली, यामादा को तो पता नहीं चलता, मगर दूसरी बात अकाने को खुद भी नहीं मालूम पड़ता कि उसका हाथ ने यामादा की जैकेट को पकड़ा और जैसे कि वो चाहती हो कि वो यहाँ से ना जाए। अकाने को खुद भी नहीं मालूम होता कि उसके हाथ उस तक आखिर पहुंचे कैसे। वो उससे माफी मांगती है। प्रेशर में आके अकाने इधर उधर की आसपास की बातें करने लगती है उसका ध्यान भटकाने के लिए। और बस यामादा के यहाँ से जाने के बाद एपिसोड में अब जारी से बात है कुछ बचा तो नहीं है, यामादा चला गया तो एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।